बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, मतलब ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। जेई नीट वगैरह में भी काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कैपेसिटेंस पे बेस्ड। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कैपेसिटेंस से पहले कि कैपेसिटर क्या होते हैं। एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होती है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एक कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर किसे कहते हैं? इसे कंडेंसर भी कहते हैं। मैकेनिकली कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है बच्चों। जैसे कोई मैकेनिकल होंगे तो मैकेनिकल लोग इसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कंडेंसर बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक आध बताऊंगा कंडेंसर कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहली बात है कि कैपेसिटर होते क्या है। कोई आपसे बोले कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सरफेस। ठीक है ना, कैपेसिटर में क्या होता है, दो अपोजिटली चार्ज सरफेस होंगी। वो सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है और उन दो सरफेस के बीच में कुछ सेपरेशन होगा। ठीक है ना, और उनके बीच में या तो एयर होगी या फिर कोई मीडियम होगा। ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बीच में या तो कंडक्टिंग मीडियम डालेंगे या डायरेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे। अभी तो मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ, मीडियम का नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो अपोजिटली चार्ज सरफेस होती हैं। वो सरफेस किसी डिस्टेंस से क्या होती है, सेपरेट होती हैं, और उनके बीच में या तो एयर होगी या फिर क्या होगा, मीडियम होगा। और वो एयर या मीडियम अपने अंदर क्या स्टोर करेगा बच्चों, चार्ज स्टोर करेगा। तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर क्या स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि चार्ज को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करी तो मीन्स क्या स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसका डायग्राम भी बना दूंगा बच्चों आपको। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, बाकी डायग्राम से आप समझ लेना। कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, it is an arrangement of two oppositely charged, it is an arrangement of two oppositely charged surface, it is an arrangement of two oppositely charged surface which are separated by some distance, which are separated by some distance। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सरफेस विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड स्पेस बिटवीन देम, and space between them and space between them is filled with, and space between them is filled with air or a medium। देखो प्रैक्टिकली इन जनरली जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर यूज होते हैं उसमें हम एयर नहीं मीडियम प्लेस करते हैं, लेकिन एयर भी हो सकती है। जैसे हम तीन केसेस पढ़ेंगे कैपेसिटर के, एयर, कंडक्टिंग और डायरेक्ट्रिक मीडियम वाले केसेस, तो एयर भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन जनरल कैपेसिटर के बीच में एयर नहीं, कोई ना कोई मीडियम होता है। बाय एग्जांपल मैं आपको इसके बताता हूं। तो कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सरफेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद एयर और अ मीडियम, एंड it is used to store, and it is used to store, and it is used to store electric energy। और ये अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, कैपेसिटर अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगा। मींस क्या स्टोर होगी उसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक बच्चों,
समझ रहे हो? तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटर आपका मैकेनिकली से कंडेंसर भी बोला जाता है। कैपेसिटर का कोई एग्जांपल आपसे पूछे कि कैपेसिटर कहाँ यूज होते हैं, तो हमारे फैन में, हमारे फैन होते हैं, फैन में एक व्हाइट कलर का सिलेंडर, जैसे आप है ना फैन में आप देखोगे तो व्हाइट कलर का एक सिलेंडर जैसा लगा होता है, दैट इज अ कैपेसिटर। जैसे कोई मैकेनिक आता है, जैसे मान लो कभी हम फैन घर में यूज करते हैं, हमारा फैन खराब हो जाते हैं या फैन की स्पीड स्लो हो जाती है, तो आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे और उसे दिखाओगे कि हमारा फैन की स्पीड है ना स्लो हो गई, या हो सकता है कि फैन आपका चले ना या बहुत स्लो चले, तो मैकेनिक आएगा और बोलेगा आपसे कि क्या हो गया, कंडेंसर खराब हो गया, आपका कंडेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो व्हाइट कलर के सिलेंडर को रिप्लेस कर देगा, तो दैट इज अ कैपेसिटर। ठीक है, तो वो एक कैपेसिटर होता है जो अपने अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, और वो फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, फिर कैपेसिटर का और एग्जांपल को, तो हम घर में क्या करते हैं, बैटरी यूज करते हैं घर में, मतलब जैसे इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज करते हैं, या हर चीज में, जैसे व्हीकल्स में होती है, जैसे कार में, ट्रक में बैटरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी भी क्या होती है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो वो बैटरी जो हम घर में यूज कर रहे हैं वो भी क्या होता है, कैपेसिटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ रहे? तो बैटरी के अंदर या उस कंडेंसर के अंदर दो सरफेस होती हैं अपोजिटली चार्ज। तो मैं कुछ डायग्राम बना दे रहा हूं बच्चों, देखो मैंने सरफेस का नाम नहीं लिया है, तो सरफेस कैसे भी हो सकती है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं चलो रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा, पहले उससे पहले एक कैपेसिटर को डायग्राम से समझ लीजिए। जैसे एक मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, कैसे, जैसे हो सकता है कि दो क्या हो, मेटल की प्लेट्स में ऐसे, ठीक है ना, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज किया है। अभी चार्ज इनमें कैसे आता है, क्या होता है, अभी हम लोग आगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे बच्चों। तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होते हैं उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल वे में इस डेफिनेशन को समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए दो क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक क्या नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो हमने बोला कि क्या होना चाहिए, एक कैपेसिटर में और दो प्लेट क्यों लेते हैं, एक सिंगल प्लेट क्यों नहीं ले रहे हैं, चार्ज तो सिंगल प्लेट में भी यूज हो जाए, स्टोर हो जाएगा बच्चों। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, अभी हम लोग आगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो दो सरफेस लेने के पीछे क्या रीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, तो अभी फिलहाल जो लिखा है उसके बेस पर समझ लीजिए। तो हमने कहा जैसे ये कैपेसिटर है, दो सरफेस है अपोजिटली चार्ज, अब इनके बीच में या तो एयर या फिर क्या होगा, कोई मीडियम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कोई ना कोई मीडियम होता है इनके बीच में। ठीक है, तो ये भी एक कैपेसिटर है, या ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे मान लीजिए दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, ऐसे मान लीजिए दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाली सरफेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे मान लीजिए जो अंदर वाला स्फेयर है, मान लीजिए इसके आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो बाहर वाला स्फेयर है इसकी अंदर वाली सरफेस में ये चार्ज कैसे आता है, ये चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अभी, है ना। चार्ज होने का क्या कंसेप्ट है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसे एक स्फेरिकल कैपेसिटर कह सकते हो, जैसे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह सकते हो, इसे क्या बोल सकते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर है। और भी शेप हो सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स है, ऐसे मान लीजिए दो क्या है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। मान लीजिए अंदर वाले सिलेंडर की आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज है बच्चों, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली यहां चार्ज इंडक्शन के हेल्प से होता है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को जब हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे बच्चों कि चार्ज आता कैसे है ना। ठीक है, तो आप इसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कह सकते हो। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये क्या एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है।
और कैपेसिटर हमेशा रेगुलर शेप में होंगे? ऐसा नहीं है बच्चों। हम रेगुलर शेप की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, मतलब कैलकुलेशन के लिए रेगुलर शेप मानेंगे। अगर आप रेगुलर शेप मानोगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना चीजों को, इसलिए हम रेगुलर शेप मान रहे हैं। बाकी देखो शेप इरेगुलर भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि रेगुलर सरफेस है, ये भी रेगुलर सरफेस है, ठीक है। ये मान लीजिए सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और वो सरफेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि डेफिनेशन किसी सरफेस का नाम तो ले नहीं रही है, डेफिनेशन तो कह रही है कि दो अपोजिट चार्ज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ क्या बना दिए, कुछ शेप्स बना दिए डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में क्या होंगी, दो अपोजिट चार्ज सरफेस होंगी। अपोजिट चार्ज सरफेस क्यों लेते हैं, इसके पीछे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वो समझ जाओगे बच्चों। और इनके बीच में या तो एयर या फिर क्या होगा, कोई मीडियम होगा। मीडियम किस किस टाइप के डालेंगे वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है। तो कैपेसिटर का अगर सिंबल की बात करें, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटर का कैसा होता है, तो इसका सिंबल ऐसा होता है बच्चों, ऐसा। और कहीं पर अगर ऐसा बना हो, ऐसा, ठीक है। तो कैपेसिटर का सिंबल है, ये दिखाता है कि इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है और इसकी कैपेसिटी क्या है, वेरिएबल है। मतलब कि कांस्टेंट कैपेसिटी का कैपेसिटर है और ये वेरिएबल कैपेसिटी का क्या है, कैपेसिटर। जैसे आप रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी होती है, वेरिएबल भी होती है, ठीक है। तो उसके सिंबल होते हैं, तो ऐसे ही आपके कांस्टेंट और वेरिएबल। इसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैपेसिटी की उसको दिखा रहा है। ये एक वेरिएबल, ये बता रहा है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, वेरिएबल है ना, समझ रहे। तो कैपेसिटर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। तो हम कैपेसिटर को ऐसे दिखाएंगे, दो पैरेलल प्लेट्स दिखाएंगे, है ना, और ऐसे दो वायर दिखाएंगे उसके आगे से, ठीक है बच्चों। तो इसे कैपेसिटर कहते हैं। फिर इसके बाद हमने समझना कि कैपेसिटेंस क्या होती है। ये तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर हम समझ रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने समझा कि कैपेसिटर क्या होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसकी होती है, कैपेसिटर की होती है। तो कैपेसिटर समझ लिया आपने, अब कैपेसिटेंस समझेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करो बच्चों, फिर अगले उसमें समझेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है। तो अब आती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या सिंपल कैपेसिटेंस भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और अगर आप इसे पूरा पूरा पढ़ो तो क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसकी लिख रहे, किसी कैपेसिटर की निकाल रहे हैं या लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम सिंपल वे में अभी बात करें, अभी हम फॉर्मुले वगैरह पढ़ेंगे इसके, तो फॉर्मुले से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अभी अगर आप सिंपल बात करो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को बताता है। क्या करता है, कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज, हमने क्या बोला कि कैपेसिटर किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, या इट डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरीके से आप कह सकते हो। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं इट डिटरमाइन, इट डिटरमाइन द कैपेसिटी
it determine the capacity of a capacitor. It determine the capacity of a capacitor to store charge. Capacity of a capacitor to store charge. तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इट डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा था ये तो हमने कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, एक तो तरीका ये डिफाइन करने का, और भी बहुत से डिफरेंट तरीके हैं बच्चों। अब आता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम जब इसको कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ेंगे तो डेफिनेशन इसकी और भी पढ़ेंगे बच्चों। चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बच्चों। कैपेसिटेंस बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो आपने पहले समझना है कि कैपेसिटेंस कैसे न्यूमेरिकली कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है, और फिर उसी फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी बनाएंगे। इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं बच्चों। तो लिखते हैं वी नो दैट। देखो इसी चैप्टर में हमने पीछे सीखा बच्चों, जब हम लोग पोटेंशियल वाले टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी, क्या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। कोई भी बॉडी या कोई भी कंडक्टर, ऐसे बोलिए, कोई भी बॉडी या कोई भी कंडक्टर का कितना पोटेंशियल होगा डिपेंड करता है उसने कितना चार्ज कैरी किया है ना। किसी भी बॉडी या किसी भी कैपेसिटर या किसी भी कंडक्टर, कुछ भी बोलिए, का कितना पोटेंशियल होगा डिपेंड करता है उसने कितना चार्ज कैरी किया। कहते देखिए नो चार्ज जीरो पोटेंशियल। अगर किसी, है ना, किसी बॉडी ने कोई भी चार्ज क्या नहीं किया, कैरी नहीं किया है, तो उसका पोटेंशियल जीरो है। कहते हैं मोर चार्ज इंप्लाइज बॉडी हैज मोर पोटेंशियल एंड लेस चार्ज इंप्लाइज अ बॉडी हैज लेस पोटेंशियल। अब जैसे हमने न्यूमेरिकल वगैरह में भी किया बच्चों ना, हम जब न्यूमेरिकल कर रहे थे पहले चैप्टर में, इसके न्यूमेरिकल हमने किए, तो हम बोलते थे ना कि किसी भी हाई पोटेंशियल बॉडी को किसी लो पोटेंशियल बॉडी से टच करोगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से किस में ट्रांसफर होगा, लो पोटेंशियल बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो हम हाई पोटेंशियल बॉडी किसको बोलते हैं, जिसने ज्यादा चार्ज कैरी किया। अगर दो बॉडी है, अगर किसी के पास कम चार्ज है किसी के पास ज्यादा चार्ज है, तो हम बोलते हैं जिसके पास कम चार्ज है इट इज एट लो पोटेंशियल, और जिस बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है उसे बोलते हैं इट इज एट हाई पोटेंशियल। तो हम चार्ज देखकर ही पोटेंशियल बताते हैं ना बच्चों, है ना। तो वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये बात हम लोग पीछे न्यूमेरिकल में या पीछे की थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के लेक्चर्स में, कि किसी भी बॉडी का या किसी भी कंडक्टर का या किसी भी कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल होगा डिपेंड करता है उसने कितना चार्ज कैरी किया। तो मोर चार्ज इंप्लाइज मोर पोटेंशियल, लेस चार्ज इंप्लाइज लेस पोटेंशियल, एंड नो चार्ज इंप्लाइज नो पोटेंशियल। या इसको एक तरीके से और भी कह सकते हो बच्चों। कैसे कह सकते हो कि अगर हम किसी बॉडी में क्या करें, चार्ज बढ़ाएं। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज दूं और चार्ज को ग्रेजुअली बढ़ाऊं, तो चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और चार्ज घटाने से पोटेंशियल घटेगा। तो चार्ज बढ़ाकर हम पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात इंप्लाई करती है, और ये बात हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी में। अच्छा, कहते हैं इट आल्सो इंप्लाइज दैट, अभी हम प्रोपोर्शनली साइन नहीं हटा रहे बच्चों, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि हम चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, है नहीं। ठीक है, जैसे किसी बॉडी को आप क्या कर सकते हो, किसी बॉडी को या तो चार्ज दोगे या उसे चार्ज विड्रॉ करोगे। तो ट्रांसफर क्या होता है, चार्ज ना। हम अगर किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फैक्ट है। लेकिन ये हमने कैसे लिखा, अब आप यहां ऐसा नहीं बोल पाओगे, जैसे ना नीचे वाले स्टेटमेंट में आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि पोटेंशियल देंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा या पोटेंशियल ले लेंगे तो चार्ज घट जाएगा। कैसे बोलेंगे बच्चों, क्या पोटेंशियल ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी को दे दें और पोटेंशियल ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल घटाने से चार्ज घटेगा, ऐसा नहीं, ये गलत है। वो आप यहां बोल सकते हो कि चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटाने से पोटेंशियल घटेगा। तो इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, Q इज प्रोपोर्शनल टू V का क्या मतलब है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, मोर पोटेंशियल इंप्लाइज अ बॉडी हैज मोर चार्ज, लेस पोटेंशियल इंप्लाइज अ बॉडी हैज लेस चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं
ठीक है, सेकंड वाले स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे कि मोर पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग मोर चार्ज एंड लेस पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग लेस चार्ज। इसको आप ऐसे समझ लो, ऐसा मान लो एक बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, चलो मैं ऐसे मान लेता हूं। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और एक ऐसी दूसरी एग्जैक्टली इसी जैसा, मतलब दो इक्विवेलेंट स्फीयर, मतलब एक जैसे सेम मटेरियल के सेम रेडियस के, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, दो एक जैसे एग्जैक्टली कॉपी, एक दूसरे की कॉपी क्या है, बॉडीज हैं, मतलब सेम मटेरियल सेम रेडियस की स्फीयर है मान लीजिए, कोई और शेप की बॉडीज मान लीजिए। एक का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और दूसरे का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए इन दोनों में किसने ज्यादा चार्ज कैरी किया है, जैसे मान लो इस पे चार्ज है Q1, हमें चार्ज का अमाउंट नहीं पता है बच्चों, और इसने चार्ज कैरी किया है Q2। इस पे चार्ज है Q1 हैविंग पोटेंशियल 5 वोल्ट, इस पे चार्ज है Q2 और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब कोई आपसे बोले कि बताइए इन दोनों में से किस में चार्ज ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम, 10 वोल्ट पे ज्यादा चार्ज होगा। मैंने चार्ज की वैल्यू तो बताई नहीं, तो यह मोर और लेस का आइडिया कैसे लगा रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल को देखकर। क्योंकि हम देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका क्योंकि बॉडी का नेचर तो सेम ही है, एक जैसी बॉडी है सेम मटेरियल, देखो बॉडी का नेचर और उसका शेप बदलने से भी पोटेंशियल बदलता है, लेकिन मैंने दो सेम शेप साइज की बॉडी मानी है, मटेरियल भी सेम है, तो ठीक है, तो यहां पर मटेरियल और वो तो मैटर करेगा नहीं। तो जैसे हमने कहा कि कोई आपसे पूछे कि बताइए इन दोनों में किसने ज्यादा चार्ज कैरी किया है, तो जैसे मैंने कहा हम बोलेंगे 10 वोल्ट, है ना, ने ज्यादा चार्ज कैरी किया है। क्यों भाई, इसने ज्यादा चार्ज कैरी किया होगा तभी तो इसका पोटेंशियल मोर होगा, और जिसने चार्ज लेस कैरी किया होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम यहां पर कह सकते हैं ना बच्चों कि Q2 इज मोर देन Q1। तो हमने ये कैसे पता किया कि Q2 मोर देन क्या है, Q1 है, क्या देखकर, पोटेंशियल देखकर। तो हमने बोला मोर पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग मोर चार्ज, लेस पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग लेस चार्ज। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं, तो वो बात यहां पर भी यही बोल रहे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो यहां पर ये लिखने का मतलब यही है कि मोर पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग मोर चार्ज, लेस पोटेंशियल इंप्लाइज बॉडी कैरिंग लेस चार्ज, कह सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि पोटेंशियल देने से चार्ज, वो बात आप यहां बोल सकते हो कि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज लेने से पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल लिया और दिया नहीं जाता है बच्चों, चार्ज लिया और दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम थ्योरेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए अगर, है ना, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है बच्चों, सी। ठीक है, हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आ गया सी। इसी कॉन्स्टेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कहते हैं कि यहां पर सी क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर, और यू कैन से उस कंडक्टर को, क्योंकि चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो आप इसे कैपेसिटर भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और यू कैन से कंडक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल लेते हैं बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आपका C आता है बच्चों। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपका सी पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो लिख देते हैं वेयर, अब सी के बारे में बता देते हैं कि वेयर सी is the constant of proportionality, where C is the constant of proportionality and is called electrical capacitance, and is called electrical capacitance of a capacitor, आप इसे कैपेसिटर या कंडक्टर या सिंपल वे में बॉडी भी कह सकते हो। चलो आप बॉडी ना बोलकर ऐसे बोल लीजिएगा, ठीक है, कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। बात समझ रहे बच्चों, तो इस सी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो हम लिख दिया कि वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called electrical capacitance of a capacitor, or you can say
कंडक्टर, सो दिस इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी आता है। अब आता है कि सी को डिफाइन कैसे करें बच्चों ना। चलो ये तो हम सी कैसे आया समझ गए, है ना। और अगर आप सी का फॉर्मूला बनाओगे तो क्यू अपॉन वी आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, है ना। अगर आप सी का फॉर्मूला बनाओ, चलो हम सी का फॉर्मूला तो लास्ट में बना ही लेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आप सी निकाल सकते हो, सी इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई वी। पहले हम बात करते हैं, फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं आप सी को डिफाइन कैसे करें। देखो सी की एक डेफिनेशन तो मैंने ऊपर लिखी है, जनरल डेफिनेशन। अब हम इसको मैथमेटिकल वे में लिखते हैं। तो मुझे सी को डिफाइन करना है, तो सी को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये बात आप क्लास 11 से जान रहे हो बच्चों। जैसे कहते हैं ना, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर आपने डिफाइन करना है, जैसे सी मेरा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो जब भी आपने किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाना हो बच्चों, तो उसका एक फिक्स मेथड है कि क्या करिए, जिसको आप डिफाइन कर रहे हो उसके साथ जो भी फैक्टर है, एक फैक्टर है या दो फैक्टर है या तीन फैक्टर है, उन सबको वन कर दीजिए। तो देखिए जैसे मुझे सी को डिफाइन करना है, सी के साथ कौन है बच्चों, वी है। मैंने कहा कि जिसको डिफाइन कर रहे हो उसके साथ जो भी फैक्टर है, एक हो दो हो तीन हो, उन सबको वन कर दीजिए। तो मुझे सी को डिफाइन करना है, सी के साथ कौन है, वी है, मेरे एक ही फैक्टर है वी, तो मैं इस वी को क्या कर देता हूं, वन पुट कर दूंगा। अगर मैं वी को वन पुट कर दूं तो सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, क्यू के बराबर हो जाएगा। आई मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको प्रॉपर वे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कहते देखो, कहते अगर मैं सी को डिफाइन करना चाहूं तो क्या करूंगा, तो ऐसे कर देते हैं। कहते अगर हम क्या करें, अगर मैं क्या करूं, v को वन पुट कर दूं बच्चों, इफ v इक्वल टू वन देन, अभी आप समझ जाओगे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। इफ v इक्वल टू वन देन c इज इक्वल टू q, ठीक है ना। अगर हम v को वन कर दें तो c न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इससे हमारी c की एक डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा भी, लिखने से पहले उस बात को समझना बच्चों। तो इससे क्या पता लगा बच्चों कि कैपेसिटेंस ना, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या शॉर्टकट में कैपेसिटेंस बोल सकते हो। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, न्यूमेरिकली अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर होती है। कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर होती है। अच्छा ये अमाउंट ऑफ चार्ज कहां पर है, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज एक ऐसी बॉडी, एक ऐसे कैपेसिटर ने स्टोर किया है जिसका पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। फिर सुनो, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है। अभी अमाउंट ऑफ चार्ज किसके पास है, ये कौन सा चार्ज है, जो किसी बॉडी ने या किसी कंडक्टर ने या किसी कैपेसिटर ने क्या किया, स्टोर किया है। और एक ऐसा कैपेसिटर या बॉडी या कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। या इसको सिंपल वे में ऐसे बोल दो बच्चों, ठीक है, कि अगर कोई मेरे पास कंडक्टर है या कोई बॉडी है या कैपेसिटर है और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, उसका पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है, तो एक 1 वोल्ट की या एक 1 वोल्ट के कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया है वही चार्ज उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर है। इसको और अच्छे से एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास बैटरी है, जैसे मैंने कहा बैटरी भी एक कैपेसिटर है। मान लीजिए एक बैटरी है 1 वोल्ट की, जैसा ना बैटरी आती है आपके मार्केट में 1 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो मान लीजिए मैं एक बैटरी लेके आता हूं, है ना, मैं मार्केट से एक बैटरी लेकर आया बच्चों, और उस बैटरी का, मैं इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा, और उस बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए, एक 1 वोल्ट की बैटरी लेकर आया मैं मार्केट से, क्या लेके आया, एक 1 वोल्ट की बैटरी लाया खरीद के, और उस बैटरी के अंदर मान लीजिए कितना चार्ज स्टोर था, कुछ ही मान लेते हैं, मान लीजिए 100 माइक्रोकूलम, कुछ ऐसे रफली मान रहा हूं बच्चों मन से। तो मान लीजिए मैंने मार्केट से एक बैटरी खरीदी, ठीक है ना, ये कैपेसिटर खरीदा, और उसका पोटेंशियल कितना मार्क था, उस पर लिखा था कि 1 वोल्ट की बैटरी है, और उसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज भी लिखा था, मान लीजिए इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर किया उसने, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक 1 वोल्ट की बैटरी ने जितना चार्ज स्टोर किया है बच्चों, वही चार्ज उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के क्या है, बराबर है। बात समझ रहे हैं, एक 1 वोल्ट की बॉडी, कैपेसिटर, कंडक्टर जो बोल लीजिए, एक 1 वोल्ट के कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया है बच्चों, वही चार्ज स्टोर उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकली क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब अगर इसका चार्ज 100 है
तो इसकी कैपेसिटेंस भी 100 होगी। अभी मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूं आगे से, क्योंकि यूनिट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, तो जब यूनिट बोलूंगा तो फैरेड होती है तो फैरेड बोल दोगे, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, is equal to the amount of charge carried by a capacitor having potential 1 volt। एक 1 वोल्ट के कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया है वही चार्ज उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इसकी डेफिनेशन को, इसी के नीचे लिख देता हूं बच्चों। तो क्या बोलेंगे कि देयरफॉर कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक ही मतलब है, चलो इलेक्ट्रिकल पूरा लिख देते हैं बच्चों। Therefore, electrical capacitance is equal to the charge, is equal to the amount of charge, is equal to the amount of charge लिखते हैं बच्चा, is equal to the amount of charge carried by a capacitor और you can say body conductor। चलो मैं एक ही बात लिख रहा हूँ बच्चों, मैंने बोलते टाइम बोला है बहुत कुछ। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल, ये टी जैसा बन गया बच्चों, इक्वल है वो, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय ए कैपेसिटर ऑफ पोटेंशियल 1 वोल्ट, ऑफ पोटेंशियल 1 वोल्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इसको, इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। देखो ना, अगर हम C को लिखें तो Q बाई V हो जाएगा, और V को 1 पुट कर दे तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसी बात को शॉर्ट में कहो तो कह सकते हो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। मैं इधर लिख दे रहा हूं, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, और इसको ऐसे कह सकते हो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, फिर आप इसे नोट डाउन कर लेना बच्चों, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसी चीज को शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसका एक डेफिनेशन और भी है बच्चों, अभी आगे एक बात और कर लेंगे। चलो, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल, इसी बात को आप शॉर्टकट में ऐसा भी कह सकते हो, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से, अभी एक डेफिनेशन और भी है बच्चों, अभी आगे एक डेफिनेशन की और बात करेंगे, इसके बाद और बात करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी का शॉर्टकट चीज मैंने पीछे लिखी है, आप इसे नोट कर लो बच्चों, पहले इस शीट को नोट कर लो, फिर आगे वाली उसमें चलेंगे, फिर आगे और से अभी एक डेफिनेशन और समझेंगे लास्ट में, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक डेफिनेशन ये है, चलो इस शीट को तो आप नोट कर लेना अभी। ठीक है बच्चों, देखो अब इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, चलो उससे पहले हम इसके फॉर्मूले वेयर की तरफ चलते, फिर लास्ट में एक डेफिनेशन और कर लेंगे। देखो, तो अभी हमने देखा क्या था बच्चों, यहां देखना, तो हम Q इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, CV, तो C इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, Q बाई V, कैसे ले सकते हैं, देयरफॉर C को न्यूमेरिकली आप क्या लिखोगे, Q बाई V लिखोगे बच्चों। इसकी डेफिनेशन और है, अभी मैं एक डेफिनेशन लास्ट में, लास्ट एंडिंग में डेफिनेशन और भी समझेंगे बच्चों, पहले एक दो बात और समझ लेते हैं उससे पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, और देखो जो हमने ऊपर लिखा है ना बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो वही बात मैंने लिखी है कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम ये भी लिख रहे हैं बच्चों। अच्छा, बात करते हैं इसकी यूनिट वगैरह की, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, SI यूनिट ऑफ C is
ना। तो देखो अगर इसकी बेसिक यूनिट बोले तो क्या हो जाएगी भाई, देखो किसका रेशियो है, क्यू और बी का रेशियो है। चार्ज को आप क्या लिखते हो, कूलम, और पोटेंशियल लिखते हो वोल्ट, तो क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट, यूनिट इज कूलम पर वोल्ट। या इसका एक नाम और है बच्चों, इसे एफ फैरिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फैरिड। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह में आपको कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट रेयर मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लिखेंगे एफ, दैट इज कॉल्ड फैरिड। ये एफ है बच्चा, दैट इज कॉल्ड फैरिड। जैसे आपका माइक्रो फैरिड बोलेंगे तो 10 की पावर -6 फैरिड, या बोलेंगे पीको फैरिड तो 10 की पावर -12 फैरिड, नैनो फैरिड तो 10 की पावर -9 फैरिड। तो न्यूमेरिकल में आपको यूनिट क्या मिलेगी, एफ, नोन एज फैरिड। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट या फैरिड इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक बच्चों, चलो जैसे मैंने आपसे कहा हम इसकी एक डेफिनेशन और समझते हैं बच्चों, है ना, और वो सबसे बेटर डेफिनेशन मानी जाती है कैपेसिटेंस को समझने के लिए। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए उस डेफिनेशन को, फिर उसको मैं लिख भी दूंगा। चलो अब मान लेते हैं, चलो इसकी एक डेफिनेशन और है बच्चों, इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो कैपेसिटेंस। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कैपेसिटर है, देखो कैपेसिटर किसी भी शेप का हो सकता है बच्चों, मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसे स्फेरिकल जैसा मान रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल है कुछ कुछ ही मान लीजिए, मान लीजिए चलो 2 वोल्ट है, इसने कुछ चार्ज कैरी किया है ना। पोटेंशियल किसका होगा, जिसने कुछ चार्ज कैरी किया होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसने कुछ चार्ज कैरी किया है, और ड्यू टू दैट चार्ज उसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, 2 वोल्ट है। और अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं है, अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं है, मेरे पास मार्जिन है चार्ज को बढ़ाने का। ठीक है, तो ठीक, तो अब इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और जैसे मैंने कहा फुल्ली चार्ज नहीं है, तो मेरे पास एक मार्जिन है कि मैं इसके चार्ज को बढ़ा सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं बच्चों, इसको क्या कर रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं। जैसे ना, जैसे हमारी मान लो मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, चलो मोबाइल की बैटरी मान लेते हैं। जैसे मान लो आपकी मोबाइल की बैटरी 50% है, तो आपके पास एक मार्जिन है ना कि आप उसको उसकी क्या नाम कहते हो, उसको 50 से 100% चार्ज कर सकते हो। तो आधा चार्ज है, आधा चार्ज और कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, चार्जिंग पे लगा देते हो। ठीक है ना, तो चार्जिंग से क्या होता है, हल्के हल्के उस बैटरी में चार्ज स्टोर होता है, जिससे क्या बढ़ता है, उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। फिर वो आपका 50 से 51, 52, 53 एंड सो ऑन एक टाइम पर सैचुरेशन के पॉइंट पर 100 हो जाती है। तो ऐसी कुछ है, तो आपने वही मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पॉइंट पे लगा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, उसको चार्ज मिल रहा है, और चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऐसे ही मान लो हमने ऐसा कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास एक बॉडी थी, उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट था, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिएगा, 2 की जगह 0 भी मान लीजिएगा, आपकी चॉइस है। ठीक है, और इसको आप इसके पोटेंशियल को आप बढ़ाना चाहते हो, तो अभी हमने पीछे क्या देखा कि पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ता है बच्चों, चार्ज देना पड़ता है। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, और इसका पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जैसे मान लो पहले पोटेंशियल 2 वोल्ट था, फिर थोड़ा चार्ज ग्रेजुअली इस पे बढ़ा तो 2.1 हो गया, फिर पोटेंशियल 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, एंड सो ऑन बढ़ता रहा, पोटेंशियल बढ़ता रहा। मुझे पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है बच्चों, मैं चाहता हूं कि मेरा पोटेंशियल 2 से बढ़कर क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो मान लीजिए मैं इसको चार्ज करता रहा बच्चों, और इसका पोटेंशियल मैंने 1 वोल्ट बढ़ा दिया, तो इसका पोटेंशियल पहले 2 वोल्ट था, और बढ़कर कितना हो गया बच्चों, 3 वोल्ट हो गया, है ना। इसका पोटेंशियल 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसके पोटेंशियल को 2 से 3 करने में कुछ चार्ज कंज्यूम हुआ होगा बच्चों, क्योंकि आपने इसको चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़ा, तो आपने कुछ चार्ज कंज्यूम, इसने कुछ चार्ज लिया ना, या आपने चार्ज कुछ कंज्यूम किया, इसने चार्ज कंज्यूम किया, और चार्ज कंज्यूम करके पोटेंशियल बढ़ गया। मान लेते हैं इसने कुछ चार्ज कंज्यूम किया 10 माइक्रोकूलम, ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब मैं अपने मन से बोल रहा हूं बच्चों, आप 10 की जगह 20 मान लो, 5 मान लो, जो भी समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, इसके पोटेंशियल को 2 से 3 करने के लिए इसको चार्जिंग पे लगाया, और 2 से 3 पोटेंशियल बढ़ने में कितना चार्ज कंज्यूम हुआ बच्चों, मान लो 10 माइक्रोकूलम चार्ज लगा। ठीक है,
तो कहते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है या जितना चार्ज वो कंज्यूम करता है, उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हमारे केस में कोई आपसे पूछे कि बताइए इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी है, तो क्या बोलेंगे 10 माइक्रो। अब कूलाम की जगह क्या बोलोगे बच्चों, फैरेड। अब तो मैंने इसीलिए देखो यूनिट पहले लिखी, क्योंकि यूनिट आप पहले समझ जाओ तो मैं बोल पाऊं, ठीक है। बात समझ रहे, फिर एक बार समझ, मैंने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कुछ चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हमारे केस में हमने यहां पर देखो पोटेंशियल को 2 से 3 किया और माना कि कितना चार्ज कंज्यूम हुआ, 10 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं प्रॉपर वे में, आप पहले सुनना ध्यान से बच्चों, फिर मैं उसको लिख भी दूंगा साइड में। तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to raise the potential of a capacitor by 1 volt। अब मैं कैपेसिटर बोल रहा हूं, आप कंडक्टर भी कह सकते हो। बात समझ रहे हैं, चलो इस बात को लिख भी देते हैं बच्चों, आप लोग को क्लियर भी होगा। तो देखो इतने तरीके आपको कैपेसिटेंस डिफाइन करने के, आपको जो सुटेबल लगता है, जो आपको लगता है कि आसान है ना, मतलब सभी ठीक है, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम में डेफिनेट आएगी, तो एक आप अगर एग्जाम में डेफिनेट आए तो कोई भी एक जो आपको सुटेबल मेथड लगता है वो आप लिख सकते हो। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं, ये जो मैंने बोला इसको मैं लिख देता हूं बच्चों। तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एक नई डेफिनेशन और लिख रहे हैं हम लोग। देखो इतने तरीके हैं बच्चों उसको डिफाइन करने के ना, लिख दें देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is equal to the amount of charge required, is equal to the amount of charge required, charge required to raise the potential of, to raise the potential of a capacitor, to raise the potential of a capacitor by how much, 1 volt। ठीक बच्चों, तो लिखा हमने कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट। तो आई थिंक ये बात भी आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको डिफरेंट तरीके हैं कि किसी भी 1 वोल्ट, मैं दोबारा समराइज कर दे रहा हूं, किसी भी 1 वोल्ट के कैपेसिटर में जितना चार्ज होता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, या दूसरे वे में जैसे अभी हमने कहा कि किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है वो भी उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इस पूरे चैप्टर मतलब आगे जितने भी टॉपिक है ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम अब इस फॉर्मूले के हेल्प से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया, तब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम डिफरेंट केसेस में क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं बच्चों। चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अब, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं बच्चों। और यहां से कुछ बहुत से लॉजिकल बातें उनको भी समझना है बच्चों। तो चलिए एक डायरेक्शन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a spherical capacitor। Electrical capacitance of a spherical capacitor।
ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं फिर इसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर बोल लीजिए, स्फेरिकल कैपेसिटर बोल लीजिए, उसकी क्या निकाल रहे हैं बच्चों, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं इसके लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, और मान लीजिए इसका सेंटर है O, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R है। ठीक है, और इसने कुछ चार्ज कैरी किया, और आप जानते हो बच्चों कंडक्टर में चार्ज कहाँ रहता है, उसकी फ्री सरफेस पे। क्योंकि माना जाता है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनसाइड चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो समझना, ये मैंने पीछे बताया था बच्चों आपको किसी लेक्चर में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर है जिसकी रेडियस r है, और उसने कितना चार्ज कैरी किया, q चार्ज कैरी किया है। और कंडक्टर में जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, तो चार्ज अंदर नहीं होगा बच्चों, चार्ज कहाँ रहेगा, उसकी फ्री सरफेस पर रहेगा। और मान लो कितना चार्ज उसने q चार्ज कैरी किया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अच्छा एक कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अभी तो मैंने जब स्टार्टिंग में बोला कि कैपेसिटर में दो सरफेस होती हैं बच्चों, और यहां तो सिंगल सरफेस ही है। तो अभी आप ये टॉपिक हो जाए, मैं इसके बाद फिर बताता हूं आपको कि बड़ा एक मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ा एक कंसेप्ट है कि ठीक है, इधर तो हम सिंगल सरफेस मान रहे हैं, और स्टार्टिंग में हम बोला कि दो सरफेस होनी चाहिए। तो आपने इस बात को समझना है कि पहले हम एक सिंगल सरफेस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटर निकाल रहे हैं, और फिर आपने समझना है कि एक सिंगल सरफेस का क्या ड्रॉबैक होता है और दो सरफेस की क्या एडवांटेज होती है। तो इसीलिए देखो, पहले हम एक सिंगल सरफेस की कैपेसिटर निकाल ले रहे हैं, फिर जब आपके पास कैपेसिटेंस होगी तब आप समझ पाओगे ना कि एक सिंगल सरफेस की क्या ड्रॉबैक्स हैं और दो सरफेस की क्या एडवांटेज है। तो इसीलिए पहले हम सिंगल सरफेस के ले रहे हैं, एक कैपेसिटर निकाल रहे हैं, फिर आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि दो सरफेस की क्या एडवांटेज है, और फिर आगे हम लोग फिर दो सरफेस वाले कैपेसिटर की बात करेंगे बच्चों, है ना। तो उसको अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपकी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी बच्चों। तो चलिए फिलहाल हमारे पास एक क्या है, एक स्फेरिकल समझ रहे हैं कंडक्टर या कैपेसिटर है जिसकी रेडियस आर है, उसने कितना चार्ज कैरी किया, क्यू चार्ज कैरी किया, और कंडक्टिंग बोल रहा हूं तो चार्ज सरफेस पे होगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटर निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए बच्चों। अब ये देखा ना फॉर्मूला हमने, C इक्वल टू कितना था, Q बाई V था ना बच्चों। अगर हम किसी कैपेसिटर या किसी कंडक्टर की कैपेसिटर निकाल रहे हैं तो मुझे दो फैक्टर चाहिए कि उसने कितना चार्ज कैरी किया है। तो चार्ज तो मैंने देखो अभी लेट कर लिया बच्चों Q, और उसका पोटेंशियल कितना है। अगर आप चार्ज एंड पोटेंशियल जानते हो तो चार्ज एंड पोटेंशियल के रेशियो से क्या रहेगी, कैपेसिटेंस आ रहेगी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर हम। मैं साइड में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्या है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V। मतलब इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए और इसी के बेस पर फिर आप कैपेसिटर निकालिए। तो देखिए ना, तो C इक्वल टू Q बाई V है, तो चार्ज तो मैंने लेट कर लिया। अब मुझे इसकी क्या करनी है, पोटेंशियल चाहिए। और हमने एक स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है, ये पीछे आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था बच्चों पोटेंशियल का, कि 27 ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। तो एक स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है मैंने वहां बताया था। ठीक है, तो हमेशा पीछे के लेक्चर देखिए बच्चों, पोटेंशियल वाली बातें हमने पीछे सीखी है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। तो मान लेते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में हम कंसीडर कर ले रहे हैं कुछ, तो लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर a conducting sphere. Let us consider a conducting sphere. Consider a conducting sphere of radius r, and carrying charge q, and carrying charge q.
ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी रेडियस आर, उसने कितना चार्ज कैरी किया। चार्ज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई बच्चों, चार्ज तो आपने लेट कर ही लिया। अब क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना, तो लिख देते हैं। लेकिन देयरफॉर इट्स पोटेंशियल इज, लेकिन देयरफॉर इट्स पोटेंशियल इज, therefore its potential is therefore its potential is, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हो कि एक स्फीयर का पोटेंशियल अगर चार्ज उसकी सरफेस पर है तो कितना होता है बच्चों, मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, इसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज ऑन द स्फीयर ओवर इट्स रेडियस। ये मैंने आपको पीछे बताया था बच्चों, एक न्यूमेरिकल में बताया था, ठीक है ना, कि किसी भी स्फीयर की सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है 1/4πε0, उसने कितना चार्ज कैरी किया है अपॉन उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है बच्चों, तो दिस इज Q बाई R। ठीक है, बस आपके पास देखो चार्ज भी आ गया, चार्ज तो आपने लेट किया और पोटेंशियल आपके पास है, डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे देयरफॉर इट्स कैपेसिटेंस इज, अब इसके हम कैपेसिटेंस लिख दे रहे हैं, लेकिन देयरफॉर इट्स कैपेसिटेंस इज, देयरफॉर इट्स कैपेसिटेंस इज, तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, देयरफॉर इट्स कैपेसिटेंस इज C, कितना होता है Q बाई V, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा Q बाई V, बस V की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू Q और V कितना हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया 1/4πε0 Q बाई R, ठीक है, चेक कर लो देखो, फॉर्मूला था C इक्वल टू Q बाई V, तो Q है ना, और V की वैल्यू हमने इधर से पुट कर दी, चार्ज तो Q ही था इस पे, V आ गया 1/4π Q बाई R, तो देखो Q से Q क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरा फैक्टर न्यूमरेटर में चला गया, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 4πε0 इंटू कितना R आ गया बच्चों। इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह भी है आपके थोड़े, तो इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा बच्चों। तो मींस अगर एक स्फेरिकल कंडक्टिंग कैपेसिटर ऐसे बोल लो, है ना, अगर कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है बच्चों, 4πε0 इंटू R, इस फैक्टर की वैल्यू जानते कितना हो जाएगा, 1/9 10⁻9 हो जाएगी, बाकी रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मींस अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिंगल सरफेस, डबल सरफेस शेल की बात नहीं कर रहे, तो उसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगी, मतलब अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, जितना आप रेडियस को बढ़ा लोगे उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सा डायरेक्शन है, मेनली हमने डायरेक्शन इसलिए भी किया है बच्चों, आपने ये समझना है कि एक सिंगल सरफेस और दो सरफेस में, दो सरफेस क्यों लेते हैं, इसकी क्या डिसएडवांटेज है और दो सरफेस वाले के लिए क्या एडवांटेज है, ठीक है, वो आप समझोगे, पहले इसे नोट कर लो क्योंकि इसी के हेल्प से वो बात समझ पाओगे आप, तो आप इसे नोट करो बच्चों, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो इतनी बातें आप समझ गए आज। तो हमने क्या क्या कर दिया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की हमने क्या करी, डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया कि स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या कर ली बच्चों, कैलकुलेट कर ली। अब आता है इसके बाद कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ना, कैपेसिटर बनाने के पीछे, मतलब दो सरफेस लेने के पीछे क्या रीजन होता है, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से आप समझ पाओगे कि एक सिंगल सरफेस और दो सरफेस के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। और फिर हम दो सरफेस वाले, हमारे सिलेबस में देखो, जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया, सिलिंड्रिकल बनाया, लेकिन हमारे सिलेबस में स्फेरिकल सिलेंडर नहीं है, हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है ना।
तो ठीक है बच्चों, तो हम सोच रहे हैं कि आज पहले आप इतनी बेसिक बातें, पहले कैपेसिटर के बारे में इतनी बेसिक बातें समझ लो, है ना। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, पहले आप ना बेसिक बातें सीखनी है। तो आज ऐसे करो कि इन बेसिक बातों को पहले देखो, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। जब बेसिक बातें सीख जाओगे, ठीक है, तो फिर आगे के उसमें जो आगे के उसमें पढ़ेंगे कि फिर आपका क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के पीछे क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं बच्चों कि इसका आगे की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। पहले आप इतनी बेसिक बातें पहले, है ना, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इन्हीं बातों का फिर आगे यूज होगा। तो पहले इतनी बातें अच्छे से समझ लीजिए, जब आप समझ लोगे तो फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं बच्चों, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। और बच्चों हम हर बार आपसे कहते हैं, ठीक है, कि आप इन वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना। या आपके जानने वाले कोई भी और बच्चे हो, ठीक है, तो उनके साथ शेयर करो। आप स्कूल में पढ़ते होगे, स्कूल में आपके, है ना, साथ के बच्चे होंगे, या उनके कोई आगे फ्रेंड्स होंगे, तो उनसे शेयर करने के लिए बोलो बच्चों। या कोई बच्चे बाहर रहते हो आपके जानने वाले, ठीक है, जैसे होता है ना रिलेटिव्स में होते हैं कोई बच्चे जो मान लो 11 पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों तक शेयर करो और उसे सब्सक्राइब करने को बोलो बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, देखो हम आप देख ही रहे, जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम डेली क्या कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सब्सक्राइब करोगे तो आपको, है ना, हर नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। जब भी हम नए वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, एक प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो हम होप करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करोगे, और जो बच्चे देख रहे हैं अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों।